चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग फिजिक्स में तीसरा लेक्चर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। अब हमारा चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, प्रकाश का, लाइट का। जो हमारा ये चौथा लेक्चर है, इसमें आज हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण से हम स्टार्ट करते हैं कि मिरर क्या होता है, मिरर के कितने प्रकार होते हैं, समतल द्वारा प्रतिबिंबों का कैसा बनना होता है, जो बनता है समतल दर्पण द्वारा मिरर, उसकी क्या प्रकृति होती है, फिर उनके जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी क्या प्रकृति होती है। तो सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि व्हाट इज मिरर। मिरर क्या होता है? वैसा पदार्थ जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता हो, उसे हम मिरर कहते हैं। सिल्वर्ड होना चाहिए, एक तरफ सिल्वर्ड होना चाहिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए सिल्वर्ड होना चाहिए, चमकीली सतह होना चाहिए, जो जहाँ से निश्चित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता हो। सिल्वरी पॉलिश पार्ट होना चाहिए एक तरफ से, यानी कि मिरर का। तो मिरर है क्या, दर्पण है क्या, कि वैसा पदार्थ जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता हो। वैसा पदार्थ जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता हो, जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता हो, नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता हो, नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। चलिए, अब मिरर के प्रकार को पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के प्रकार यानी कि दर्पण के प्रकार। तो जानिए कि दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपको क्या है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और तीसरा भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है परवलयीय दर्पण, पैराबोलिक मिरर, परवलयीय दर्पण। उसे समानतः दो भागों में ही हम लोग बांटते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। उसे एक्स्ट्रा पढ़ने के दृष्टिकोण से हम इसको चलिए वर्गीकृत पार्ट में ही रख लेते हैं। परवलयीय दर्पण, जिसको पैराबोलिक मिरर कहते हैं, पैराबोलिक मिरर। मिरर, इसको स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, और इसका नाम हो गया प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण को भी पुनः हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम हो गया आपको उत्तल दर्पण, एक का नाम हो गया आपको अवतल दर्पण। तो देखिए, मिरर क्या है? वैसा पदार्थ जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। मिरर को वर्गीकृत किए, क्लासिफिकेशन है मिरर। तो तीन भाग में बांटा गया, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, यानी गोल होने का मतलब दो प्रकार के यहाँ दर्पण होंगे, एक तो उत्तल और एक अवतल। एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। इसमें देख लीजिए दोनों प्रकार का दर्पण है। ये गोलीय दर्पण है, इसको जब दो भाग में बांटेंगे, दो भाग में काटेंगे, तो एक उत्तल निकलेगा और एक अवतल निकलेगा। और परवलयीय दर्पण, परवल के आकार का, इस प्रकार का ये दर्पण हो गया परवलयीय दर्पण। आप देखे होंगे वास्तविक रूप में जब कार का जो साइड मिरर होता है वो इस आकार का बना रहता है, इस आकार का बना रहता है, यानी परवल के आकार का बना रहता है। जो हम लोग सब्जी खाते हैं परवल उस आकार का रहता है, इसलिए इसको पैराबोलिक मिरर कहते हैं। यानी मिरर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने तीन भागों में जाना कि समतल मिरर यानी कि प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को भी फर्दर हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण में, और परवलयीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवल के आकार का हो, परवलयीय हो, उसे हम पैराबोलिक मिरर कहते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, फिर गोलीय दर्पण, फिर गोलीय दर्पण में दो भाग, उत्तल और अवतल क्या होता है, फिर परवलयीय दर्पण, फिर जो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उनका नेचर क्या होता है, वास्तविक, काल्पनिक, इरेक्ट, रियल, वर्चुअल क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो पहले हम समतल दर्पण की परिभाषा को देखते हैं कि वैसा दर्पण
जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह क्या होता है जी? समतल होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहेंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको समतल दर्पण कहते हैं। ये है आपको समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं मुंह देखने के लिए। वो कौन सा दर्पण है जी? प्लेन मिरर है। उसमें एक भाग देखिएगा, पिछला वाला भाग वो चांदी मिश्रित या कलई वाला भाग होता है, उसको चांदी मिश्रित कर दिया जाता है, उसको चांदी से पॉलिश कर दिया जाता है। और जो पॉलिश वाला पार्ट है, इधर से प्रकाश का परावर्तन कभी संभव नहीं है। प्रकाश का परावर्तन इधर से संभव है, जो चमकीला सतह है। चमकीला सतह से हमेशा जिस सतह से नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन हो उस तरफ से हम प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं, न कि सिल्वरी पॉलिश सरफेस से हम लोग प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं। इधर से प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है, प्रकाश का परावर्तन इधर संभव है। मानिए अगर सपोजिंग कि इस दर्पण पर यानी समतल दर्पण पर अगर कोई किरणें नॉर्मली गिरता है, यानी कि 90 डिग्री पर गिरता है, नॉर्मली गिरता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंट भी जीरो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर नॉर्मल इंसिडेंट होता है। यानी कि व्हेन द लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट टू द सरफेस ऑफ मिरर, इन दैट सिचुएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो। उस स्थिति में आई और आर दोनों जीरो होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसी को हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। इंसिडेंस बोलते हैं क्योंकि लाइट नॉर्मली गिर रहा है, उस कंडीशन में एंगल आई और एंगल आर यानी आई बराबर आर बराबर जीरो होता है। तो यही है हमारा समतल दर्पण। अब हम जानेंगे पहले कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उनकी क्या प्रकृति होती है, क्या वो वास्तविक बनाएंगे या काल्पनिक अपने प्रतिबिंब को बनाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा या सीधा होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। लेकिन तब तक जगह के अभाव में आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम आते हैं प्लेन मिरर के खास विशेषताओं के बारे में जानेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या किए कि दर्पण के प्रकार को पढ़ लिए। दर्पण 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण, उसके बाद परवलयिक दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, उत्तल अवतल। अवतल मतलब कनकेव मिरर, उत्तल का मतलब कन्वेक्स मिरर। वो सब कुछ हम लोग प्रकार को देख लेते हैं। अब हम समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अगर बिंब रहेगा तो ऑब्जेक्ट हो गया, प्रतिबिंब रहेगा तो इमेज हो गया। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना भाई। बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का मतलब इमेज। तो इस चीज़ों को समझना जरूरी है। समतल द्वारा प्रतिबिंबों का बनना अब देखते हैं, लेकिन थोड़ा समझिए आप चीज़ों को। ये क्या है जी? आपको मिरर है, प्लेन मिरर। दिस इज प्लेन मिरर। One part is silvery polish part। तो दिक्कत अब समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है तो इधर से नहीं होता है, सिल्वरी पॉलिश पार्ट से नहीं होता है, इधर से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो चलिए, हम क्या बताए थे कि अगर प्रकाश की किरणें नॉर्मली इंसिडेंट होगा, उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो। तो चलिए एंगल देखते हैं। यानी कि ये तो आपका नॉर्मल इंसिडेंट हो गया। यहाँ समझिए, आप खड़े हैं और आंख से प्रकाश की किरण निकल रही है, लेकिन जो किरण निकल रही है वो नॉर्मली निकल रही है और ये दर्पण पर आकर टकराई नॉर्मली। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो गया। अब पुनः हम क्या करते हैं, लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट नहीं करवा के लाइट को किसी एंगल पर भेजते हैं और दर्पण से टकराते हैं। और पता है कि दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में प्रकाश टकराकर दर्पण में उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जो किरण आई टकराई वो तो आपको आपतित किरण हो गया, और जो टकरा कर वापस गई वो तो परावर्तित किरण हो गया। इसका मतलब ये कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण। और ये कौन सा किरण? तो आपतित किरण।
और हमको पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ दो परावर्तित किरण आकर मिलेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ जब हम किरण को भेजे थे 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर यानी कि नॉर्मली इंसिडेंट जिस रास्ते से किरण गया था उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यानी यही रास्ता इसका आपतित किरण हो गया और यही रास्ता इसका परावर्तित किरण हो गया। इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो गया। यानी जब लाइट को हम नॉर्मली भेजते हैं और दर्पण से टकराते हैं तो उस कंडीशन में जो इंसिडेंट रे होगा वही हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा, पहली बात। यानी कि इसका तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों सेम है। लेकिन अब हम लाइट को किसी एंगल पे भेज रहे हैं, चाहे वो 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री, इट कैन बी एनीथिंग। इसको हम भेज रहे हैं, टकराने के बाद दर्पण से रिफ्लेक्ट बैक हो गया उसी माध्यम में। चूंकि प्रकाश का परावर्तन जब हम पढ़ेंगे तो माध्यम विल नॉट चेंज, मीडियम चेंज नहीं होगा, उसी माध्यम में लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो चलिए ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित किरण। और पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, जहाँ दो परावर्तित किरण मिलेगा वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इसका तो ये है, ये अगर इसको हम बढ़ाते भी हैं और अगर ये इधर जाता है तो ये कभी भी जिंदगी में कभी मिलेगा जी, और ज़्यादा डिस्टेंस सेपरेट ही हो जाएगा, अर्थात इस तरफ तो प्रतिबिंब का बनना संभव है ही नहीं, कभी मिलेगा ही नहीं। ये देखिए इधर जाएगा और ये देखिए नॉर्मली सीधे निकल जाएगा, इन दोनों का मिलना कभी संभव नहीं है। तो मिलेगा कहाँ? अब अगर इसके प्रकाश को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो यहाँ मिलने की संभावना है। चलिए बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ाइए इसको, ये आपका परावर्तित किरण हो गया, इसको बढ़ाइए। और यहाँ देखिए ये जो इसका परावर्तित किरण है ये हो गया इसका परावर्तित किरण। और पता है कि परावर्तित किरण जहाँ दो परावर्तित किरण मिलेगा वहीं प्रतिबिंब बनता है। वहीं क्या बनेगा? परिवर्तित किरण जहाँ मिलेगा वहीं आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं आँख, यानी आँख हमारा यहाँ बन रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट का आँख यहाँ बन रहा है, जो कि परावर्तित किरण ये है। अब इसका परावर्तित किरण को हम एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, देखते हैं कहाँ मिलता है। देखिए यहाँ मिला, इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। क्योंकि इस राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अगर हम प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नॉर्मली सीधे जाएगा और ये सीधे आएगा, कभी ये दोनों आपस में मिल नहीं सकता है, यानी इन दोनों का परावर्तित किरण कभी इधर नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, लाइन को एक्सटेंड करते हुए अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ कहीं मिलने की संभावना है। इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। वही कारण है जी, जब हम दर्पण में, समतल दर्पण यानी जो हम घरों में दर्पण इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें अपना सुंदर सा चेहरा देखते हैं तो जितना लंबाई का हम है उतने लंबाई का दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी आप दर्पण से हैं उतना ही दूरी आपको लगेगा कि दर्पण में आपसे दर्पण दूरी पर रहता है, प्रतिबिंब बराबर लंबाई का बनता है। तो देखिए यहाँ प्रतिबिंब बना, लेकिन इधर न इस साइड नहीं बनने का कारण है कि इसको मिलता हुआ प्रतीत करा रहे हैं लाइट को, इसको इमेजिनरी लाइन के द्वारा हम मिला रहे हैं परावर्तित किरण को, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की संभावना यहाँ पर, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। इस चीज़ों को देखना जरूरी है। हम जो है या जो फिल्म में एक आदमी का दो पिक्चर दिखाया जाता है तो वो वास्तविक चीज़ है, इसीलिए उस वास्तविक चीज़ को आप पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक चीज को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में पहला बात हम क्या देख रहे हैं, फिर दूसरे बातों को पढ़ेंगे, एवं प्रकार से तीसरे बातों को, चौथी बातों को, तमाम बातों को इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला चीज हम क्या देखें कि जितना दर्पण से जितना दूर वस्तु को खड़ा करते हैं उतना ही दूर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जितना लंबाई का प्रतिबिंब वस्तु खड़ा रहता है उतना लंबाई का ही दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो इन सारे चीज़ों को हम पॉइंट दर पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ, देखिए ये काल्पनिक रेखा के द्वारा इसको मिला है, वास्तविक रेखा तो ये है, ये काल्पनिक रेखा के द्वारा इस क्या कहते हैं परावर्तित किरण के मिलाए हैं, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा जी? काल्पनिक बनेगा। और पता होना चाहिए कि काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। देखिए यहाँ वस्तु था, इस तरह से यहाँ भी खड़ा हो गया तो सीधा खड़ा है, लेकिन वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है
वो काल्पनिक बना है। तो पहला बात हम क्या सीखे कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक। प्रतिबिंब काल्पनिक काल्पनिक होता है। और काल्पनिक जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। सीधा होता है। अब तीसरा बात क्या देखें कि जितना लंबाई का वस्तु दर्पण के आगे खड़ा था उतना लंबाई का ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। यानी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि दर्पण के सामने जितनी लंबाई की वस्तु रखी जाती है, जितनी लंबाई की वस्तु रखी जाती है, प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा, प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन दर्पण के क्या बनेगा जी? दर्पण के पीछे बनता है। पहला बात ये हमारा तीसरा बात था। चौथा बात समझने की कोशिश कीजिए कि दर्पण से दूर, जितना दूर पर वस्तु को रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण में यानी कि उसके पीछे तरफ उतना ही दूर बनेगा। सपोजिंग अगर वस्तु को हम यहाँ दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो देखिए प्रतिबिंब भी उतना ही दूर पर बना है 5 सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस में भी कोई डिफर नहीं आ रहा है। यानी कि दर्पण से जितना दूर पर वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही दूर लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। तो चलिए अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है, उतनी ही दूर बनता है। तो ये हमारा चौथा बात था। और सारे बात समतल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ये सारी बात इन सबों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होता है। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है कि वास्तविक होता है? तो क्या होता है जी? काल्पनिक होता है। और जो काल्पनिक होगा तो क्या होगा? हमारा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जितनी लंबाई का वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा बनेगा। जितने दर्पण से दूरी पर रखेंगे वस्तु उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। ये सारी चीज़ें दर्पण से, समतल दर्पण से रिलेटेड बातें हैं। और जो पांचवा बात है कि अगर दर्पण को हम स्थिर रखते हैं और किसी वस्तु को भी रफ्तार से दर्पण की ओर ले जाते हैं तो दर्पण में वही वस्तु लगेगा 2v रफ्तार से अपनी ओर आ रहा है। तीन बातों को हम दिखाएंगे अगले पॉइंट में, लेकिन तत्काल के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और उन सारी बातों को उतारिए। चलिए जो हमारा पांचवा पॉइंट था उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि दर्पण को हम स्थिर रख देते हैं लेकिन अस्थिर दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को भी रफ्तार से लेके आ रहे हैं तो दर्पण में वही वस्तु लगेगा कि 2v रफ्तार से आ रहा है। सपोजिंग मान के चलिए दर्पण की तरफ अगर हम वस्तु को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेके जा रहे हैं तो दर्पण में ऐसा प्रतीत होगा कि वह वस्तु 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। इन बातों को भी लिख लीजिए। यदि दर्पण को स्थिर रख वस्तु को v वेग से ले जाया जाता है तो दर्पण में वस्तु 2v की वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। 2v की वेग से
आता हुआ प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इन चीज़ों और ये बातों को आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिए। ये पॉइंट जो है ये वीवीआई पॉइंट है और ये बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात देखिए, लेटरल इन्वर्जन शो करता है। अगर हम दर्पण में पी इस प्रकार से रख दे तो उसमें आपको इस प्रकार से पी बनता है, यानी कि ये पार्श्व विवर्तन का कारण भी बनता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यह पार्श्व विवर्तन या लेटरल इन्वर्जन शो करता है। यह पार्श्व विवर्तन भी शो करता है। इन चीज़ों की भी आप लिख सकते हैं कि यह पार्श्व विवर्तन भी दर्शाता है। तो ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं ये समतल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा था, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ये सारी बातें उनसे रिलेटेड था। अब जब हम आएंगे हम गोलीय दर्पण पर, फिर गोलीय दर्पण का जो प्रकार था उत्तल, अवतल, अवतल मतलब कनकेव, उत्तल मतलब कन्वेक्स, फिर उसके बाद परवलय दर्पण जिसको पैराबोलिक मिरर पढ़ते थे, उन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो समतल दर्पण द्वारा जो हमारा हेडिंग था उनको कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि गोलीय दर्पण पर पहुंचते हैं। चलिए अब हम आते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार को पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण के डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर उनका जो वर्गीकरण किए थे हम लोग उत्तल अवतल में उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनका जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तमाम चीज़ों को हम जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम यानी कि जो गोलीय दर्पण का दो भाग था, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की हम बात कर रहे हैं। इसको भाग कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में बांटे थे जी। पहला भाग क्या था? अवतल दर्पण। क्या था? अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। दूसरा क्या था हमारा? उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। क्या था? कन्वेक्स मिरर। चलिए अब इन दोनों को हम समझने का बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए अवतल दर्पण क्या होगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो। घरेलू काम में आप लोग चम्मच का इस्तेमाल करते होंगे, तो चम्मच जो आप लोग बनाते हैं तो चम्मच देखिए इस टाइप का बनता है, इस टाइप का देखिए चम्मच रहता है। समझिए, समझने का कोशिश कीजिए। इस टाइप का चम्मच रहता है। तो ये वाला पार्ट जो है जो धसा हुआ पार्ट है, और एक इधर वाला पार्ट है जो उभरा या उठा हुआ पार्ट है। तो जो धसा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और जो देखो ये उभरा वाला पार्ट जो है बाहर में उभरा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। चम्मच का अंदर वाला पार्ट जो होता है वो हो गया अवतल, और चम्मच का बाहर वाला पार्ट जो है वो हो गया उत्तल दर्पण। तो दोनों दर्पण को समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। घरेलू काम में जो हम लोग चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, जो धसा हुआ पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। जो उभरा हुआ पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। चलिए हम परिभाषा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कनकेव मिरर। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, उसे कौन सा दर्पण बोलेंगे जी? उसे अवतल बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? अवतल। जोर से बोल लो, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम उत्तल दर्पण की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम बताएं कि उत्तल दर्पण यानी जिसका परावर्तक सतह उभरा या उठा हुआ रहता है। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा या उठा रहता है, उभरा या उठा रहता है, उसे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
उत्तल, उस उत्तल उस उभराया उठा, उस उत्तल उस उभराया उठा। कितना आसान तरीका है जी। उभरा मतलब उस उत्तल उस उभरा, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम गोलीय दर्पण को जब दो भागों में काटे थे, काटो जी, समतोला को काटो दो भागों में तो दो अलग अलग अर्धवृत्त टाइप का बनेगा। उसी प्रकार से जब गोलीय दर्पण को काटेंगे तो दो भागों में, एक उत्तल एक अवतल। अब बनाने की कोशिश करते हैं हम और देखते हैं। अवतल मतलब जिसका पार्ट धसा हुआ रहता है, क्या रहेगा जी, धसा हुआ रहेगा, धसा हुआ रहेगा। देखो अंदर में क्या है, धसा हुआ पार्ट, इसीलिए इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। चलिए बहुत बढ़िया, हम कोशिश करते हैं बनाने का। उभरा या उठा हुआ रहना चाहिए, उभरा या उठा हुआ रहना चाहिए। देखो बाहर वाला पार्ट उभरा या क्या है, उठा हुआ है, और ये क्या है, चांदी मिश्रित वाला पार्ट रहता है। इधर से प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है, इधर से प्रकाश का परावर्तन, इधर से बाहर से प्रकाश का परावर्तन संभव है। यानी हम समझ लिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा को समझे, कैसा होता है दर्पण उसको भी समझने का प्रयास किए। अब हम इनके उपयोगों के बारे में समझेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तब हम आएंगे परवलयीय दर्पण पर। तो फिलहाल के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको उतारिए, फिर हम बढ़ते हैं यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर की तरफ। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। उसे एक बात और ऐड कर सकते हैं कि आप अवतल दर्पण को इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं जी, अभिसारी, कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे, अपसारी, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। इसे कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए अब उतारिए क्लियर, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।